हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम करेंगे एनआईओएस क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9। ये है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इंट्रोडक्शन देने से पहले और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करने से पहले, ये इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मेरे चैनल पे आपको एनआईओएस 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8851450051। इस पर आपको फ्री पीडीएफ मेरे नोट्स की मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नोट्स आपको दोनों प्रोवाइड होंगे। और आपको एनआईओएस से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। तो इस चैप्टर के ऊपर इसे आज हिस्ट्री की मेरी पहली वीडियो में डालूंगा, पार्ट 1 की वीडियो है। इसके अलावा भी और कुछ बड़े टफ चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, वो भी मैं आपको डालूंगा। स्टार्टिंग हो जाएगी हिस्ट्री की वीडियो की, क्योंकि न्यू सिलेबस आ चुका है। न्यू सिलेबस के नोट्स बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ही नोट्स मेरे कंप्लीट होते जा रहे हैं, मैं सबके साथ वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूं। मैं समझता हूं आपके पेपर आने वाले हैं अप्रैल में, तो मेरी कोशिश ये रहेगी पूरे आपको सारे नोट्स फरवरी या मार्च मिड तक आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करा दी जाए। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना और विस्तार। इस चैप्टर के अंदर हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि दिल्ली के ऊपर जो सल्तनत थी वो उसकी स्थापना कैसे करेगी और उसका विस्तार कैसे हुआ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर समझाऊंगा। देखिए, ये इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको करा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 के अंदर इसके क्वेश्चन कराऊंगा। पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। Sultanate were the rulers of who ruled in India between AD 1200 to AD 1526 and the period of their rule is known as the Delhi Sultanate. सल्तनत वे शासक थे, सुल्तान वे शासक थे जिन्होंने भारत के अंदर AD 1200 से AD 1526, यानी कि AD का मतलब होता है एना डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद 1526 के बीच भारत पर शासन किया और उनके शासनकाल को दिल्ली की सल्तनत के रूप में जाना और पहचाना, और उन्हीं के तरीके से, उन्हीं के नाम से दिल्ली को सल्तनत के रूप से जाना जाता है। आपको अगर AD 1200 और AD 1526 समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे चैनल के ऊपर हिस्ट्री की टाइमलाइन वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी उस चैनल का लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आपको अगर AD और BC के बारे में नहीं पता तो आप वहां से जाकर हिस्ट्री टाइमलाइन वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यानी कि दिल्ली के ऊपर वे शासक जो इस इतने से इतने टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि AD 1200 से आप 1526 के बीच में जितने भी शासक थे दिल्ली के ऊपर, वो सारे सुल्तान शासक के थे। उन्हें क्या बोला जाता था? सुल्तान। इंग्लिश में बोला गया सुल्तान्स वर द रूल्स हु रूल्ड इन इंडिया बिटवीन AD इतने से इतने तक। द पीरियड ऑफ द रूल इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत। उस टाइम को बोला गया दिल्ली सल्तनत। आगे पढ़ेंगे। द मेन रूलर हु ओवरथ्रोन बाय द इन्वेडिंग द टर्क मोहम्मद गौरी फ्रॉम दिल्ली वाज पृथ्वीराज चौहान, यानी कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाले तुर्क मोहम्मद गौरी, ये तुर्क का मतलब तुर्की का था एक मोहम्मद गौरी, टर्की एक जगह है, वहां का मोहम्मद गौरी था जिसके द्वारा अपदस्थ किया गया। अपदस्थ का मतलब होता है कि जो हमारे भारत की सीमा को इन्वेड करा गया, यानी कि विध्वंस करा गया, और मुख्य शासक पृथ्वीराज चौहान को हराया उसने। इसके बाद द लास्ट ऑफ द दिल्ली सुल्तान Ibrahim Lodi was defeated by the Mughal under the leadership of Babur in 1526, who established the Mughal empire in India. इसका मतलब दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को जब 1526 में बाबर के नेतृत्व में मुगलों ने पराजित कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मतलब कि जब 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तो जाके भारत के अंदर मुगल सल्तनत आई। इससे पहले सारी सल्तनत जो थी वो, इसके बाद जो था इसके बाद मैं आपको बताऊं कि बादशाह रूल आ चुका था। उससे पहले बादशाह शासन से पहले आपको मैं एक बात बताया था यहां पर, पहले क्या था? सुल्तान शासक, इसके बाद आया बादशाही। ये जो बादशाही होती थी ये हमारे मुगल शासक के बीच में होती थी और ये सारे सुल्तानों के बीच में होती थी, जो कि इब्राहिम लोदी लास्ट सुल्तान था दिल्ली का। For over 300 years, 5 different dynasties rule in India. These were Mamluks, the Khiljis,
the Tughlaqs, the Saids and the Lodhis. These dynasties are together referred as the Delhi Sultanate. इसका मतलब है 300 वर्ष तक भारत पर 5 अलग अलग राजवंशों ने शासक किया, जो कि थे मामलुक, खिलजी, तुगलक, सईद और लोधी। इन राजवंशों को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। यानी कि 300 वर्ष तक, 300 साल तक ये सल्तनत जो थी दिल्ली के ऊपर शासक करी, और 1526 तक इन्हीं सुल्तानों के वंशकों का राज रहा। आगे बात करेंगे। इन द अर्ली 18th सेंचुरी अरब्स इन्वेड इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट रीजन। द इन्वेजन वाज लेड बाय मोहम्मद बिन कासिम। 8वीं शती की शुरुआत में अरबों ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र से भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यानी कि 8वीं सदी की शुरुआत में जो अरब के जो शासक थे, उन्होंने उत्तर पश्चिम से, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से भारत पर आक्रमण करा, और इस आक्रमण के नेतृत्व पर मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। यानी कि इस आक्रमण का नेतृत्व, यानी कि इसका लीडर कौन था, इस 8वीं शताब्दी के आक्रमण का लीडर कौन था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इसके बाद आगे पढ़ेंगे। The rise of Islam in Arabia gave rise to the new political system. Islam was founded and preached by Prophet Muhammad. अरब में इस्लाम के उदय ने एक नई राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया। इस्लाम की स्थापना प्रचार के पैगंबर मोहम्मद ने किया था। यानी कि अरब में इस्लाम का उदय, जब इस्लाम का उदय हुआ तो एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनी और पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को नकार दिया गया। इस्लाम की स्थापना किसने की थी और प्रचार प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद ने की थी। इसको इंग्लिश में एक बार पढ़ दूं मैं। द राइज ऑफ द इस्लाम इन अरेबिया गिव राइज टू द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम सिस्टम। इस्लाम वाज फाउंडेड एंड प्रीच्ड बाय प्रॉफिट मोहम्मद। प्रीच का मतलब होता है स्थापना, प्रचार और स्थापना। Islam laid emphasis upon belief in one God and its holy book as the Quran. Muslim that Quran is the revealed by the God to the Prophet Muhammad. इसका मतलब है इस्लाम ने एक ईश्वर और उसकी एक पवित्र पुस्तक कुरान में विश्वास रखने पर जोर दिया। मुसलमानों के लिए जिसे ईश्वर ने पैगंबर मोहम्मद को दुरान के रूप में प्रकट किया था। दुरान के रूप में मतलब पैगंबर मोहम्मद को एक दुरान यानी कि एक फरिश्ते के रूप में प्रकट करा और बोला कि एक ही खुदा है, एक ही रब है और उसी पर विश्वास रखना चाहिए और उनकी पवित्र किताब पर विश्वास रखना चाहिए। इसके बाद मोहम्मद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 times during the AD 1000 to 1026 AD. He was the son of the Shabukitin, the founder of the Ghazni dynasty. मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया 1000 से 1026 ईस्वी के दौरान। 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने। वो गजनी राजवंश के संस्थापक सबूतगिन का पुत्र था। राजवंश के संस्थापक सबूतगिन का पुत्र था। गजनी में क्या करा था, भारत पर 1000 से 1026 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण करा उसने भारत के ऊपर। आगे बात करेंगे। मोहम्मद गजनी फर्स्ट एनकाउंटर्ड द हिंदुस्तानी रूलर जयपाल इन AD 1001। The Ghaznavids have their control on the part of the Punjab, Sindh, which continued till AD 1135. इसका मतलब है मोहम्मद गजनी ने पहली बार हिंदुस्तानी शासक जयपाल का सामना किया। कब किया? 1001 ईस्वी में किया था। गजनविड्स में पंजाब और सिंध के हिस्से पर अपना नियंत्रण रखा। यानी गजनवी जो लोग थे उन्होंने पंजाब और सिंध के ऊपर अपना नियंत्रण रखा, जो कि AD 1135 तक जारी रहा। इसके बाद इन AD 1174 शाहबुद्दीन मोहम्मद AD 1173 से 1206 तक इसका शासनकाल रहा। असेंडेड द थ्रोन ऑफ द गजनी, यानी कि 1174 ईस्वी में शाहबुद्दीन मोहम्मद ने, जिसका जन्मकाल ये रहा और शासनकाल ये रहा, गजनी की गद्दी पर बैठा, यानी कि उसका उत्तराधिकारी बनकर वो बैठा। मोहम्मद गौरी led his first expedition in the AD 1175. He launched a campaign against the Ghazni with possession in Punjab. मोहम्मद गौरी को भारत के स्थायी साम्राज्य स्थापित करने में बहुत रुचि थी, ना कि केवल इसकी संपत्ति लूटने में। मोहम्मद गौरी ना कि भारत के ऊपर अपना शासन स्थापित करना चाहता था, मोहम्मद गौरी ना भारत की सिर्फ संपत्ति लूटना चाहता था, बल्कि वो इसके ऊपर अपना शासन भी स्थापित करना चाहता था। इसके बाद मोहम्मद गौरी लेड हिज फर्स्ट एक्सपेंडिचर इन AD 1175. He launched a campaign against the Ghaznavid possession in the Punjab. इसका मतलब है मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में अपना पहला अभियान चलाया। उसने
पंजाब में गजनवियों के कब्जे के विरुद्ध अभियान चलाया। यानी कि उसने मोहम्मद गौरी ने क्या करा, 1175 में अपना पहला अभियान चलाया। उसने पंजाब में गजनवियों के कब्जे के विरुद्ध अभियान चलाया। किसने? क्योंकि पंजाब और सिंध के इलाके में मोहम्मद गजनवियों का राज था, उनके विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने 1175 में अपना पहला अभियान चलाया। His conflict and campaign led him into the direct conflict with the Rajput ruler Prithviraj Chauhan. This led to the first battle of the Tehran in AD 1191. इसका मतलब है उनके संघर्ष और अभियान ने उन्हें राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ सीधे संघर्ष में ला दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1191 में तेहरान की पहली लड़ाई करी गई पृथ्वीराज चौहान के साथ। The second battle of the Tehran in AD 1192 is regarded as one of the turning point in Indian history. This time the Rajput forces were more but Turkish forces were well organized. इसका मतलब है 1192 ईस्वी में तेहरान की दूसरी लड़ाई को भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस बार राजपूत सेना अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन तुर्की सेना अच्छी तरह से संगठित थी, यानी कि अच्छी तरीके से बनी हुई थी। फिर भी राजपूत सेना इनके सामने टिक नहीं पा रही थी। आगे पढ़ेंगे। With Qutbuddin Aibak begins the period of the Mamluk Sultan or slave dynasty. The Mamluk Sultan ruled from AD 1206 to 1290. कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ मामलुक सुल्तानों यानी कि गुलाम वंश का काल शुरू हो गया और मामलुक सुल्तानों ने 1206 ईस्वी में 1290 ईस्वी तक शासन करा। In AD 1210, Aibak died of injuries received in a fall from his horse. After his death, his son descended the throne, but he was unsuccessful, which led to the Iltutmish ascending the throne. इसका मतलब है 1210 में ऐबक की घोड़े से गिरने के कारण लगी चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद उनका बेटा गद्दी पर बैठा, लेकिन असफल रहा। वो ऐबक की तरह गद्दी को संभालने में असफल रहा, जिसके कारण इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। There is no doubt that Iltutmish completed the unfinished work of Aibak. The Delhi Sultanate now covered a seizable territory. इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि इल्तुतमिश ने एक ऐबक का अधूरा काम पूरा किया। दिल्ली सल्तनत ने अब तक एक बड़े क्षेत्र को कवर कर लिया था। Iltutmish wanted his daughter Razia to ascend the throne, but his son Rakunuddin Firoz सेंडिंग द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ द आर्मी लीडर्स। इसका मतलब है इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी बेटी रजिया गद्दी पर बैठे, लेकिन उसका बेटा रकीनुद्दीन फिरोज सेना के नेताओं की मदद से गद्दी पर बैठा। आगे पढ़ेंगे। द स्ट्रगल बिटवीन द सुल्तान एंड द टर्किश नोबल्स कंटिन्यूड टिल वन ऑफ द टर्किश चीफ उलगुन खान known by the name of the Balban ascended the throne in the AD 1266। इसका मतलब है यहां पर सुल्तान और तुर्की अमीरों के बीच संघर्ष तब तक जारी रहा जब तक कि तुर्की के प्रमुखों में से एक उलगू खान, जिसे बलबन के नाम से भी जाना जाता था, 1266 ईस्वी में सिंहासन पर नहीं बैठा। This led to end of the so-called slave dynasty and then came to the Khiljis in the AD 1290 and 1320 जलालुद्दीन खिलजी लेड द फाउंडेशन ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। इसका मतलब है इससे यथाकथित गुलाम वंश का अंत हो गया और फिर 1290 से 1320 ईस्वी में कांजी वंश का आगमन हुआ। जलालुद्दीन खिलजी वंश की नींव रखी, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने अब उसके वंश की नींव रखी। इसके बाद ही वॉज डिसेंडेड। मैं आपको इस लाइन का मतलब समझा दूं। देखिए, तथाकथित गुलाम वंश का, यानी कि जो गुलाम वंश था, स्लेव डायनेस्टी जो थी खिलजी से पहले, उसका अंत हो गया था और फिर 1290 से 1320 ईस्वी में कांजी वंश का आगमन हुआ, जिसने जलालुद्दीन खिलजी वंश की नींव रखी थी। ही वॉज डिसेंडेड बाय द अलाउद्दीन खिलजी। अंडर दिस रूल द दिल्ली सल्तनत एक्सपेंडेड बियॉन्ड द नॉर्थ इंडिया। मतलब वह अलाउद्दीन खिलजी के वंशज थे और उनके शासन के तहत दिल्ली सल्तनत का विस्तार उत्तर भारत से परे था। आगे पढ़ते हैं। आफ्टर हिज डेथ द तुगलक्स केम फ्रॉम द AD 1320 to 1412। द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी वाज गाजी मलिक। इसका मतलब है उनकी मृत्यु के बाद तुगलक लैंग 1320 में 14 से 21 तक आए। तुगलक खान का वंश संस्थापक गाजी मलिक था। इसके बाद ही वाज डिसेंडेड बाय द मोहम्मद तुगलक हु कंकर्ड द रीजन फ्रॉम द लाहौर टू द कालानूर इंक्लूडिंग द पेशावर। इसका मतलब है वह मोहम्मद तुगलक वंशज था जिसने लाहौर से लेकर पेशावर सहित कलानूर तक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की।
Then came the Sayyid dynasty from 14 से 18, 1418 to 1450 AD. Khizr Khan was the most competent ruler of the dynasty. After his death, Mubarak Shah 1412 to 34 and the Muhammad Shah 1434 to 45 ascended the throne one after the another. इसका मतलब है कि 1418 से 1450 ईस्वी तक जो सैयद वंश आया उसने खिलजी वंश खान वंश राजवंश का सबसे सक्षम शासक था वह खिज्र। मैं आपको बता दूं ये खिज्र एक यहाँ पर खिज्र लिखा है यहाँ पर खिज्र खान राजवंश का एक सबसे अच्छा शासक था। उनके मृत्यु के बाद मुबारक शाह आया 1412 से 34 ईस्वी तक और मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक मोहम्मद शाह जो नाम था एक के बाद एक गद्दी पर बैठते चले गए। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ द फ्यू नोबल Bohol Lodi took the charge of the army and became the Sultan, and then came the Lodi dynasty from. कुछ सरदारों की मदद से बहोल लोदी ने सेना की कमान संभाली और सुल्तान बन गया और उसके बाद 1451 से 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का उदय हुआ। इसके बाद क्या हुआ देखिए, इसके बाद क्या था दिल्ली सल्तनत जो था वो एक के बाद एक वीक होती चली गई। जब वीक होती चली गई किसके बाद मैं आपको बता दूं खिलजी एंड तुगलक वंश और खिलजी वंश के बाद जो ये हमारी सुल्तनत थी यानी कि जो सुल्तान डायनेस्टी थी जो सुल्तान का सिलसिला चलता आ रहा था दिल्ली के अंदर वो वीक होता चला गया और फाइनली जब 1526 एडी के अंदर बाबर ने इन्वेड का मतलब होता है बाबर ने जब हमला करा भारत के ऊपर और सुल्तानों को हराया तो फिर 1526 के बाद ये जो सुल्तान का इरा चल रहा था यानी कि जो सुल्तान का टाइम चल रहा था ये खत्म हो गया और फाइनली कौन हमारे पास आ गए बाबर यानी कि मुगल्स आ गए। कौन हमारे पास दिल्ली के अंदर स्थापित हो गए मुगल्स। मतलब कि यही जो था देखिए मैं आपको बता दूं दोबारा से जो खिलजी एंड तुगलक थे ये वंश खत्म हो गए और इसके बाद 1526 एडी में बाबर ने इन्वेड करा हमारे दिल्ली को यानी कि भारत को किसके लिए सल्तनत को खत्म करने के लिए। जब इसने सल्तनत को खत्म कर दिया तो उसके बाद किसका शासक स्थापित हुआ बाबर और मुगल का। तो ये था हमारा चैप्टर की इंट्रोडक्शन। अब इससे आगे मैं आपको कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझाऊंगा। साथ ही साथ इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी मुगल सल्तनत की। देखिए मैं आपको सबसे पहले करा रहा हूं इजी चैप्टर्स जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएंगे और अच्छे से स्कोरिंग चैप्टर्स हैं ये आप क्योंकि हर एक का इंटरेस्ट होता है सल्तनत और मुगल काल के अंदर। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को पहले इजी चैप्टर कराने चाहिए ताकि वो इजीली समझ सकें और इजीली ग्रैब करके उनके क्वेश्चन को समझ सकें। इसके बाद मैं जैसे जैसे आप इजी चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे आपका 80% सिलेबस मेरे पास से कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको कुछ टफ चैप्टर्स कराऊंगा लास्ट में ताकि आप उनको सिर्फ पढ़ के चले जाएं और एग्जाम्स में लिखाएं। तो ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया इस चैप्टर का। आपको इस चैप्टर के अंदर एक तो डेट्स याद करनी है सबसे पहले और नेम से याद करनी है वन बाय वन। आपको ये क्या है क्रॉनिकल ऑर्डर है। क्रॉनिकल का मतलब होता है यानी कि समय के अनुसार आपको ये सारी चीजें डेट्स और समय वगैरह याद करना है ताकि आप इस चैप्टर को समझ सकें। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। आई होप आप उसको जल्दी से देखेंगे और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मिलते हैं। अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।